एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नोएल बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और मीमोसा उसे अपनी पूरी जान लगाकर हील कर रही होती है। अगर जल्दी नोएल को हील नहीं किया गया तो नोएल खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी मार्स मीमोसा को नोएल को हील करते हुए देख लेता है और बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त को बचाने नहीं दूंगा। तुम सब वीक हो, तुम सबको मरना होगा। मुझे नफरत है दोस्ती से। इस दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। एंड मार्स ऐसा क्यों कह रहा होता है यह हम उसके बचपन को देखकर समझ जाएंगे। बचपन में हम मार्स को देखते हैं जो रो रहा होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे पैसों के लिए डायमंड किंगडम के साइंटिस्ट को बेच दिया होता है। तुम क्यों रो रहे हो? मार्स उल्टा घूमता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम है हिना। तुम्हारा नाम मार्स है ना? चिंता मत करो, मैंने सुना है कि जब हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब हमें साइंटिस्ट छोड़ देंगे एंड हम सब फिर से आजाद हो जाएंगे। जिसको सुनकर मार्स दोबारा से थोड़ा खुश हो जाता है। मेरा नाम हिना है, तुम मेरे दोस्त बनोगे मार्स? चलो हम लोग साथ में इस जगह से बाहर निकलेंगे। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स का कोई दोस्त बना होता है। उसके बाद मार्स और हिना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इतने अच्छे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके एक्सपेरिमेंट का फाइनल एग्जाम आ जाता है। ये तुम सारे बच्चों का फाइनल टेस्ट है। तुम सबको एक दूसरे से लड़ना है और जान से मारना है, और जो भी आखिर में अकेला जिंदा बचेगा वो इस जगह से आजाद हो जाएगा और वो बन जाएगा डायमंड किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट। एंड इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मार्स एकदम शॉक्ड रह जाता है। लेकिन सारे के सारे बच्चे एक दूसरे पर हमला कर देता है एंड एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं जिन्हें वो इतने टाइम से जानते थे। लेकिन मार्स किसी को भी नहीं मारता क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है और अपने दोस्तों पर अटैक नहीं करना चाहता था। वो पूरे टाइम सिर्फ अपने आप को बचाता रहता है। लेकिन आखिर में मार्स के अलावा सिर्फ एक और बच्चे जिंदा थी जो कि और कोई नहीं बल्कि हिना होती है। एंड मार्स तो हिना के ऊपर अटैक नहीं करने वाला था क्योंकि वो हिना से बहुत प्यार करता था। लेकिन तभी हिना रोते हुए बोलती है, माफ करना मार्स, लेकिन मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, मुझे यहाँ से निकलना है। एंड हिना मार्स के ऊपर अटैक कर देती है। मार्स को यकीन नहीं होता कि हिना उसे धोखा कैसे दे सकती है जबकि वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। एंड मार्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने आप को बचाने के लिए हिना को खत्म कर देता है एंड बहुत ज्यादा रोता है। और उसके बाद से ही मार्स का दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए वो नोएल और मीमोसा को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे दोस्ती से नफरत होती है। एंड इधर हम देखते हैं हमारा आस्था बेहोश पड़ा होता है। ओए लड़के, मेरी बेइज्जती मत करा, जल्दी उठ, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। जिसको सुनकर आस्था होश में आ जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसको किसने उठाया था। एंड तभी वो देखता है कि उसके बगल में एक छोटे साइज की तलवार जमीन में घुसी हुई होती है। एंड इधर हम देखते हैं मार्स इन दोनों के ऊपर अपने डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है। मीमोसा! लेकिन तभी वहाँ पर आस्था अपनी नई शॉट लेकर पहुंच जाता है और मीमोसा और नोएल को बचा लेता है। एंड अब तो आस्था की तलवार का साइज भी बहुत कम होता है तो आस्था आराम से मार्स के सारे अटैक्स रोक देता है। तुम फिर से आ गए। आस्था सोचता है, नहीं, मैं अभी मार्स पर अटैक नहीं कर सकता, मेरा मेन काम इस समय नोएल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं नोएल भी होश में आ जाता है और कहती है, आस्था मेरे चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, जाओ इसे इसकी नानी याद दिला दो। जिसको सुनते ही आस्था तैयार हो जाता है मार्स को उसकी नानी याद दिलाने के लिए। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है और आस्था अपनी नई तलवार से अपनी एंटी मैजिक वेब से अटैक कर देता है। आस्था सिर्फ अपनी एक ही अटैक से मार्स को दोबारा से दूर फेंक देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इस बार मार्स का अटैक भी आस्था को लग जाता है एंड आस्था के पेट में मार्स का एक डायमंड घुस जाता है एंड आस्था वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये सारे लोग अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हैं लेकिन मार्स का डायमंड प्रिजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए वो लोग मार्स के मैजिक से छूट नहीं पा रहे होते और आस्था वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। लेकिन मार्स फिर से वापस उठ जाता है एंड ये गुस्से में बोलता है, बस बहुत हुआ, अब मरो तुम। एंड मार्स आस्था के ऊपर अपनी डायमंड शॉट से अटैक कर देता है एंड आस्था को बस जान से ही मरने वाला होता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इतना वीक नहीं हो सकता कि मैं अपने सामने मेरा भाई को मरने दूं। अगर मैं अपने सामने आस्था को मरने दिया तो मैं कभी भी विज़ार्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। एंड तभी यूनो की फोर लिप ब्रीनूर दोबारा से जलने लगती है एंड अचानक से मानो टाइम रुक जाता है
एंड यूनो के बगल में एक छोटी सी स्पीड उड़ रहा होता है। यूनो सोचता है ये क्या है, और तभी उस स्पीड की नींद खुलती है एंड वो सिर्फ एक फूंक मारती है एंड मार्स की और उसके शॉट दोनों की धज्जियां उड़ा देती है एंड इस बार मार्स पूरी तरह से हार जाता है एंड इन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यूनो ने मार्स को हारा कैसे दिया एंड इन लोगों के ऊपर से भी मार्स का मैजिक हट जाता है। ये कैसे किया तुमने यूनो? हाँ, ये कैसे किया तुमने यूनो? कौन सा मैजिक यूज किया तुमने? पता नहीं। एंड तभी यूनो अपने ग्रीमियोर में वही चीज लिखी हुई देखती है जो उस स्क्रॉल में लिखी हुई थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही उठाया था। पता नहीं तुमने ये कैसे किया, लेकिन बहुत अच्छे, सही किया तुमने। मुझे नहीं लगता कि अब ये जल्दी उठने वाला है। इधर हम देखते हैं मिमोशा आस्था को हील करने लगती है एंड आस्था की नई तलवार अपने आप आस्था के ग्रीमियोर के अंदर चले जाती है। लगता है हम लोग जीत गए, लेकिन तभी अचानक से वो डंजन अपने आप तबाह होने लगता है। हमें जल्दी ही ऐसे निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। यूनो तुरंत ही अपने मैजिक से वाइंड कर बना लेता है एंड सारे लोग उस पर आकर बैठ जाते हैं। लाग भी आस्था को लेकर यूनो की वाइंड कर पर चढ़ जाता है। मिमोशा आस्था को हील करती रहती है एंड वो सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं क्योंकि नीचे उनकी जान खतरे में होती है। लेकिन तभी आस्था अपनी बच्चे को जान लगाकर बोलता है, यूनो हमें उसे भी बचाना होगा। क्या बोल रहे हो तुम हमारे दुश्मन को बचाना चाहते हो? तुम जानते हो ना वो कितना बुरा इंसान है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बुरा इंसान है, लेकिन हम लोग तो बुरे इंसान नहीं है ना, इसलिए हमें उसे बचाना होगा। यूनो बोलता है ठीक है एंड वो लोग मार्स को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है। यूनो उसे बचाने का टाइम नहीं है, उसे बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, निकलो यहाँ से। एंड मार्स को पीछे छोड़कर ये लोग किसी तरह जान बचाते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए उस डंजन से निकल जाते हैं। बाल बाल बचे हैं हम लोग, हा हा हा, मजा आ गया। एक और बार चले क्या? तुम सही में पागल हो क्या? एंड ये सारे लोग उस डंजन से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम लोटस को देखते हैं एंड लोटस भी वही नीचे ही था जो पूरे टाइम चुपचाप खजाना जमा कर रहा होता है एंड उसने मार्स को भी बचा लिया होता है जो कि अभी बेहोश पड़ा होता है एंड अभी मार्स को उसका पूरा का पूरा फास्ट याद आ जाता है जो साइंटिस्ट ने उसे बुलवा दिया था जब हीना ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और मार्स ने हीना को खत्म कर दिया था एंड वो जोर जोर से बैठकर रो रहा होता है। तभी हीना उसके पास आती है और उसे हील करने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया हीना? हम तो साथ में बाहर जाने वाले थे ना। माफ करना मार्स, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी भी नहीं मारोगे, इसलिए मुझे तुम पर अटैक करना पड़ा ताकि तुम मुझे मार दो और इस जगह से बाहर निकल जाओ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मार्स तुम्हारे अलावा, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती थी। अब जाओ मार्स, हम दोनों के लिए पूरी दुनिया देखो। एंड ये कह के हीना वहीं पर खत्म हो जाता है एंड आप जाके मार्स को समझ में आता है कि नहीं, हीना ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था, वो मार्स से सच में बहुत प्यार करती थी। एंड तभी मार्स होश में आ जाता है। तुम तो होश में आ गए मार्स, देखो तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, अब हमारा पूरा गांव सालों तक पेट भर के खाना खाएंगे। हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया लोटस। ये कब इतना अच्छा हो गया। एंड इसी तरह डायमंड किंगडम वालों के लिए एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था होश में आ जाता है एंड अब आस्था भी एकदम ठीक होता है, बस उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। माफ करना आस्था, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील नहीं कर पाई, मेरा मैजिक पावर खत्म हो गया था। नहीं मिमोशा, तुम्हें मुझे सॉरी नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम ना होती तो आज मैं जिंदा भी ना होता। थैंक यू मिमोशा। जिसको सुनकर मिमोशा शर्म के मारे नोएल के पीछे जाके चुप जाती है, मतलब ये भी आस्था के प्यार में पड़ गया है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं क्लोज इन दोनों के पास आता है और इन दोनों को गले लगा लेता है। माफ करना मुझे, मैंने आज तक तुम दोनों को अपने से नीचे समझा क्योंकि तुम दोनों एक कॉमनर थे, लेकिन अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब जिंदा हैं। ओए यूनो, मुझसे लड़ाई करेगा क्या? चलो देखते हैं हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, अरे नोएल, देखो मेरी तरह तुम्हारे भी कपड़े फाट गए हैं। चुप पागल। एंड इन लोगों की भी इधर एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके बाद ये सारे लोग वापस अपने बेस लौट जाते हैं। इसके बाद हम थोड़े दिनों के बाद देखते हैं, क्या मैं एक हफ्ते बाद सो के उठा हूँ? और नहीं तो क्या, भालू हो क्या तुम? कोई बात नहीं मेरे प्यारे आस्था, तुम्हारी चोट से रिकवर होने के लिए तुम्हें एक अच्छी सी नींद की जरूरत थी। और हाँ, नोएल को तुम्हारी बहुत चिंता थी, वो रोज रोज तुम्हारी तबीयत देखने चाहती थी। क्या सच में नोएल? झूठ बोल रही है ये आस्था। अब तो तुम ठीक हो गए हो ना, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? नहीं, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी आस्था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ढेर सारा खाना लाई हूँ। चार्मी, अब सबसे अच्छी हो। एंड आस्था पागल की तरह खाना ठूसने लगता है एंड तभी उसके गले में खाना अटक जाता है। ये लो पानी, ऐसे कुत्तों की तरह खा क्यों रहे हो? तुम्हारा खाना भाग के कहीं नहीं जाएगा। एंड तभी यामी दरवाजा
दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। अरे तुम जिंदा तो हो बच्चे, मुझे लगा था कि तुम टाई भूल गए। हा हा हा, नहीं मैं जिंदा हूँ सर। अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। अब तुम जिंदा हो ही गए हो तो आज तुम्हें रॉयल कैसल जाना होगा डंजन की रिपोर्ट देने। मैं अभी जा सकता हूँ क्या यामी सर? नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम जब भी जाते हो किसी न किसी को पेल के आ जाते हो। मैं नहीं जा सकता हूँ यामी सर, मुझे मेरी बहन मैरी से मिलने जाना है। तुम्हें भेज भी कौन रहा है? मैं जाऊँ क्या? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन रॉयल कैसल में नहीं। किचन में जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ। हाँ ठीक है। आस्था और नोएल तुम दोनों अकेले रॉयल पैलेस में जाओ। एंड यामी के ऑर्डर से आस्था और नोएल दोनों साथ में रॉयल टाउन में आ जाते हैं। वाओ, कितनी बार तुम ये शहर देख चुके हो आस्था? हर बार आते ही पागल की हो जाते हो। यकीन नहीं होता एक दिन ये पैलेस मेरा होगा नोएल। एंड नोएल फिर से सोच के शर्मा जाती है कि वो और आस्था फिर से साथ में अकेले हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने सामने यूनो की शॉट दिख जाती है। एंड वो लोग भी रॉयल पैलेस ही जा रहे होते हैं। वही यूनो पीछे तो देखो। एंड आस्था को देख क्लॉज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम एक हफ्ते तक कैसे सो सकते हो? भालू हो क्या? अपने काम से मतलब रखो। वही मिमोशा कैसी हो तुम? एंड आस्था को देखते ही मिमोशा वहाँ से शर्मा के फिर से भाग जाती है। ये भाग क्यों गई? मैं भी शायद उसे छोटे हाइट वालों से नफरत है। सच में मार खाना चाहते हो क्या तुम आज? एंड नोएल मिमोशा के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ मिमोशा? पता नहीं नोएल, लेकिन मैं जैसे ही आस्था को देखती हूँ या फिर उसके बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। जिसको सुन के नोएल एकदम शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन हर वक्त मैं आस्था के बारे में ही सोचती रहती हूँ। एंड नोएल डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक कंपटीशन आ जाती है जो खुद उसकी बहन होती है। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है चाहे आस्था को कोई भी लड़की पसंद करे? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, कहीं मुझे आस्था से एंड ये दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। इन दोनों को क्या हो गया? कहीं इन दोनों के पेट में दर्द तो नहीं कर रहा? इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग रॉयल पैलेस के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। एंड तभी क्लॉस, मिमोशा और नोएल एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और अपने घुटने टेक देते हैं क्योंकि उन लोगों के सामने खुद खड़े होते हैं द विज़र्ड किंग। ये कौन है यूनो? पागल लड़के, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे विज़र्ड किंग सर जूलियस हैं। जिसको सुनकर आस्था और यूनो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और ये दोनों भी अपने घुटने टेक लेते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि उसके सामने खुद विज़र्ड किंग खड़े हैं जो उसका वेलकम करने आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग एक जगह पर खड़े होते हैं एंड विज़र्ड किंग यूनो के ग्रीम्यूर देख रहे होते हैं। एंड यूनो अभी तक शॉक में होते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके सामने खुद विज़र्ड किंग खड़े होते हैं जो पूरे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है, जो अकेले पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। वाओ, फोर लिप ग्रीम्यूर मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। तो लोग सही कहते हैं, विज़र्ड किंग को रेयर मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा ही पसंद है। एक मिनट, ये स्पेल कहाँ से आए तुम्हारे पास यूनो? असल में उस डंजन में मैंने एक स्टोर खोला था एंड उसकी स्पेल अपने आप गायब होके मेरी ग्रीम्यूर में आ गई थी। ये तो वाइंड स्पिरिट लाइफ की स्पेल है, तो इस बच्चे को वाइंड स्पिरिट ने चूज किया है। कमाल की बात है। तुम एक बार इसे यूज करके दिखा सकते हो क्या? मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन मैं उसे यूज करने की कोशिश तो की, लेकिन मैं उस स्पेल को यूज नहीं कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यूनो, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, जिस दिन तुम इस स्पेल को पूरी तरह से यूज करना सीख गए उस दिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हजारों मैजिक नाइट तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। विज़र्ड किंग सर, आप मेरे भी ग्रीम्यूर एक बार देख सकते हैं क्या? प्लीज मुझे बता दीजिए ना इसमें क्या लिखा है। हाँ जरूर। इसमें लिखा है, क्या लिखा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? कोई बात नहीं सर, ये देखिए मेरी मैजिक शॉट। क्या यही है तुम्हारी एंटी मैजिक शॉट? मैं प्लीज इसे एक बार हाथ में ले सकता हूँ क्या? हाँ सर जरूर, ये लीजिए। एंड विज़र्ड किंग आस्था की शॉट को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। एक मिनट, ये शॉट तो मेरा बहुत ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर रही है, शायद इसलिए केवल ये लड़का ही इस शॉट को चला सकता है क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई आम मैजिक नाइट इसको उठाएगा भी उसका सारा मैजिक एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये लो आस्था अपनी शॉट। तुम्हारी शॉट भी तुम्हारी तरह बहुत रेयर है। अच्छा हाँ विज़र्ड किंग सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो आस्था। तभी आस्था और यूनो दोनों चिल्लाकर पूछते हैं कि हम कैसे विज़र्ड किंग बन सकते हैं? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? विज़र्ड किंग से ही पूछ रहे
रहे हो कि तुम उनको हटा के विज़ार्ड किंग कैसे बन सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, विज़ार्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को पूरे क्लोवर किंगडम की मंजूरी चाहिए होगी। नहीं क्लॉज। एंड तभी क्लॉज चुप हो जाता है। आस्टोरियनो याद रखना, विज़ार्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम लोगों को बस इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि कोई भी तुम्हारे विज़ार्ड किंग बनने के डिसीजन को चैलेंज न कर पाए। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर तुम बोलो कि तुम अगला विज़ार्ड किंग बनना चाहते हो तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो जो तुमसे कह सके कि तुम नहीं, मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा। एंड जिस दिन तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उस दिन तुम लोग तैयार हो जाओगे अगला विज़ार्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुन के आस्ता और यूनो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं विज़ार्ड किंग बनने के लिए। उन्हें बस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि उनके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत ना करे। उसके बाद विज़ार्ड किंग इन सबको एक अवार्ड सेरेमनी में ले जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को मेडल देंगे जिन्होंने इस बार मिशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ध्यान से देखना आस्ता और यूनो, विज़ार्ड किंग बनने के लिए तुम्हें इन सबको हराना होगा। एंड तभी सेरेमनी हॉल का दरवाजा खुलता है और वहीं पे खड़े होते हैं बहुत सारे लोग, जहाँ पे नोएल के तीनों भाई बहन भी खड़े होते हैं, सॉलिड नेब्रा और सिल्वर ईगल मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन नोजेल। एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वहीं पे क्रिम्सन लायन मैजिक नाइट स्क्वाड का फुगेल और ब्लू रोज स्क्वाड की कैप्टन चार्लोट भी होती है। एंड ये दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद विज़ार्ड किंग उन सारे लोगों को मेडल देते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टार कलेक्ट किए हैं, जिसमें गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन इकेडोर को भी मेडल मिलता है। ठीक है, अब सारे लोगों को मेडल मिल चुके हैं, अब हम सब लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। लेकिन तभी मैक्स विज़ार्ड किंग के कान में कुछ आकर कहता है, माफ करना मुझे आप लोग, लेकिन मेरे को एक काम याद आ गया है, तो आप लोग आराम से खाना खाओ, मैं बाद में आऊंगा। एंड विज़ार्ड किंग ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग खाना खाने लगते हैं। एंड सारे के सारे लोग इन सबको बहुत बुरी नजरों से घूर रहे होते हैं। एंड इसीलिए इन सबको बहुत ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं। लेकिन हमारे आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मस्त अपना खाना ठूस रहा होता है। इसके अंदर शर्म नहीं है क्या? नहीं, पूरा बेशरम है। आस्था, तुम मेरा भी खाना खाना चाहोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं मिमोशा, लाओ सारा का सारा खाना मेरी प्लेट में डाल दो। अरे यकीन नहीं होता कि विज़ार्ड किंग ने क्या सोच के इन कॉमनर्स कुत्तों को हमारे साथ पार्टी में इन्वाइट कर दिया। उस लड़के को तो देखो, मैं उसके अंदर से बिल्कुल भी मैजिक पावर सेंस नहीं कर पा रही हूँ। कोई इतना बड़ा लूजर कैसे हो सकता है? देखो तो सूर की तरह खाना खा रहा है। क्या सारे कॉमनर्स ऐसे खाना खाते होंगे? एंड ये सारे लोग मिलकर आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन आस्था का कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है क्योंकि उसकी आदत होती है। वो बचपन से ये सब सुनता आया है, जिसको देखकर मिमोसा को आस्था और ज्यादा पसंद आ जाता है। लेकिन तभी एल्केडोर बोलता है, पता नहीं आखिर इन कॉमनर्स को रॉयल पैलेस में घुसने भी क्यों दिया जाता है। लेकिन तभी फुगेलियन का भाई लियोपोल्ड एल्केडोर से आके कहता है, तुम शायद भूल रहे हो एल्केडोर, तुम्हारी खुद की स्क्वाड में भी एक कॉमनर है जिसके पास वो फोर-लीफ ग्रिमोयर है। हाँ मुझे पता है, हमारी स्क्वाड में ये कॉमनर है, लेकिन हमारी पूरी स्क्वाड को इस कॉमनर को होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबके सब इससे नफरत करते हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कब ये किसी मिशन में जाके खत्म हो जाएगा। और क्लॉज, मिमोशा और नोएल, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही क्या? तुम दोनों इन कॉमनर्स के साथ घूम रहे हो। लेकिन तभी नोएल का भाई सॉलिड कहता है, एल्केडोर तुम खाली मिमोशा और क्लॉज को ही डांटो, क्योंकि नोएल भी किसी कॉमनर से ज्यादा ऊपर नहीं है। वो भी सारे कॉमनर्स की तरह किसी काम का नहीं है। एंड नोएल का भाई सॉलिड उसके ऊपर आकर अपना पूरा का पूरा पानी गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नोएल, हमारे सामने खड़े होने के भी? प्लीज ऐसा मत करिए आप दोनों। एंड तभी नोजेल नोएल से बोलता है, अभी भी तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है नोएल, तो भाग जाओ यहाँ से। एंड नोएल रोते रोते वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी आस्था उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नोएल, तुम कहीं नहीं जाओगी, इन सबको तो मैं देखता हूँ। एंड आस्था अपनी टेबल के ऊपर खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, ओए कान खुल के सुनो, तुम सब के सब मेरे बारे में जो भी कहना है कहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तभी एल्केडोर अपनी मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। कॉमनर कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने अपना मुंह खोलने की? लेकिन तभी आस्था अपने स्वॉर्ड निकल के एल्केडोर की मैजिक को खत्म कर देता है। क्या ये इसने कैसे किया? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा जो भी नाम है और तुम सबके सब याद रखना मुझे, मेरा नाम है आस्था और मैं हो जो एक दिन तुम सबको हरा के बनेगा विज़ार्ड किंग। मतलब सोच पा रहे हो तुम? आस्था 3 कैप्टन के सामने ये बोल रहा है कि मैं तुम सबको हरा कर बनूंगा विज़ार्ड किंग। आस्था की बात सुनते ही नोएल का भाई सॉलिड और उसकी बहन नेब्रा हंसने लगते हैं।
एंड क्लॉज सोचता है कि अब तो आस्था पक्का मरेगा, तुम विज़र्ड किंग। हाँ, सुना आप सब ने, एक कॉमनर कुत्ता विज़र्ड किंग बनेगा। एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अपना मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं, लेकिन आस्था अकेले ही सिर्फ एक ही बार में इन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। ये दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेते हैं। आस्था, सर प्लीज आस्था को छोड़ दीजिए। चुप रहो, इसने जो गलती की है उसके लिए इसको मौत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने एल्केडोर, इस कुत्ते को तो मौत मैं दूंगा। एंड तभी सॉलिड अपने मैजिक से आस्था को, जो खुद उसके किंगडम का मैजिक नाइट है, उसे खत्म करने ही वाला होता है। नहीं भैया, मारो बच्चे। एंड सॉलिड आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है। हमारा इयोनो अपने भाई को बचाने के लिए अपने ग्रीम्योर निकलने ही वाला होता है, लेकिन हमारे आस्था भाई को तो जरूरत नहीं है भाई की मदद की, उसकी दूसरी शॉट कब काम आएगा। एंड आस्था अपनी दूसरी शॉट से एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है एंड सॉलिड के मैजिक को वापस उसके ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड सॉलिड उस अटैक से अपने घुटने पर आ जाता है। क्या एक कॉमनर मुझे घुटनों पे ले आया? एंड आस्था अपनी दोनों शॉट लेकर खड़ा होता है, मानो कह रहा हो कि आ जाओ जिसको भी आना है। लेकिन तभी अचानक से नोएल का भाई सिल्वर ईगल स्क्वाड का कैप्टन अपनी मैजिकल पावर्स दिखाता है, जो कि इतनी ज्यादा होता है कि पूरे कमरे की हवाई बदल जाता है एंड वो पूरा का पूरा कैसल हिलने लगता है। एंड आस्था को अब समझ में आता है कि आखिर एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। आस्था को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तो किस तरह मैं तुम्हें पनिश करूं सिल्वर फैमिली की बेइज्जती करने के लिए? एंड आस्था चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है। नहीं, हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना आस्था मारा जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल। एंड तभी नोजेल उल्टा घूमता है तो देखता है फोगिलियन क्रिम्सन लायन का कैप्टन उसे रोक देता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल, तुम एक बच्चे के ऊपर अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहे हो, अपने काम से मतलब रखो फोगिलियन। एंड तभी आस्था के पीछे फोगिलियन का भाई लियोपोल्ड आके खड़ा हो जाता है। हा हा हा, सही कहा था मिमोशा ने, तुम तो बहुत फनी हो। पास्ता 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 नहीं आस्था, अच्छा नाश्ता। तुम मुझे पसंद हो, आज से तुम मेरे राइवल हो। आ जाओ देखते हैं हम दोनों में से पहले विज़र्ड किंग कौन बनता है। माफ करना भाई, लेकिन मेरा राइवल वो है। यू नो, कोई नहीं खास्ता, आज से मैं भी तुम्हारा राइवल हूँ। ठीक है। नोएल और क्लॉज दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो आस्था तो बच गया। लेकिन तभी हम देखते हैं इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। विज़र्ड किंग ने खुद उस बच्चे को बुलाया है, तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस बच्चे की। क्या एक नोबेल फैमिली का होने के बाद भी एक कॉमनर की इज्जत की बात कर रहे हो तुम सारे क्रिम्सन लायंस के लोग बिना दिमाग के पैदा होते हो क्या बोला तुमने? जो तुमने सुना। एंड ये दोनों अपनी मैजिकल पावर अनलिश कर देते हैं, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि आस्था को यकीन नहीं होता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये दोनों रेडी हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन तभी एक गार्ड जो एकदम डरा हुआ होता है वो दरवाजा खोलता है। सर, रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक हो गया है, हमारे क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक हो गया है। क्या? किसने किया? इधर हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर एक आदमी ने अटैक कर दिया होता है जिसका नाम डेड होता है एंड इसके पास मैजिकल पावर होती है ज़ॉम्बीज़ को समन करने की, जो मर ही नहीं सकते चाहे उन पर जितना भी अटैक करो। एंड इसलिए ये सारे मैजिक नाइट डेड को रोक नहीं पा रहे होते एंड वो पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर रहा होता है और क्लोवर किंगडम के लोगों को मार रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? क्लोवर किंगडम के ऊपर कोई अटैक करे और हमें पता भी ना चले। हमारे क्लोवर किंगडम को तो मैजिक नाइट्स अपने बैरियर से बचा के रखते थे। जरूर ये किसी क्लोवर किंगडम के अंदर के आदमी का काम है, लेकिन कौन है जो क्लोवर किंगडम को अंदर से धोखा दे रहा है? एक मिनट, ये सब सोचने का टाइम नहीं है, अभी लोग वहाँ बाहर मार रहे हैं। आप लोग करो सोच विचार, मैं तो जा रहा हूँ लोगों को बचाने। ओए पागल लड़के, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कहाँ जाना है? हाँ, मैं वहीं जाऊंगा जहाँ पर लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये कह के आस्था वहाँ से निकल जाता है। मुझे आस्था सच में बहुत ज्यादा पसंद है। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। रुको लियो। लेकिन लियो भी आस्था के पीछे निकल जाता है। ध्यान से सुनो मैजिक नाइट्स, टाइम आ चुका है, क्लोवर किंगडम को हमारी जरूरत है। मैं आस्था और लियो के पीछे जा रहा हूँ। नोएल, तुम भी मेरे साथ चलो और आप सब चारों दिशाओं में फैल जाइए, एक भी दुश्मन बच के जाना नहीं चाहिए। मुझे ऑर्डर मत दो फोगिलियन, मैं अकेला ही उन सब के लिए काफी हूँ। एंड ये सारे लोग बाहर निकल जाते हैं क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं टेबल के नीचे से निकलती है चार्मी, जो चुपचाप खाना खा रही होती है। पता नहीं ये कहां से आ गई है। ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए शायद लोगों को बचाने के लिए। लेकिन तभी चार्मी को किचन से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। एक काम करता हूँ, पहले किचन साफ कर देती हूँ, उसके बाद जाऊंगी, नहीं तो फालतू में खाना वेस्ट हो जाएगा। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग पूरी जान लगाकर क्लोवर किंगडम को बचा रहा होता है, बट उन लोगों के
अटैक्स इन ज़ॉम्बियों के ऊपर काम नहीं कर रहे होते क्योंकि ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं। एंड इधर हम देखते हैं डेड ने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया होता है। क्यों छोटी बच्ची, तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हा हा हा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जान जाओगे तुम। नहीं प्लीज। एंड डेड उस बच्ची को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी आस्था वहाँ पर पहुँच जाता है। उस लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें पहले पता चल जाएगा कि मरने के बाद क्या होता है। एक ब्लैक बुल जैसी घटिया स्क्वाड का मेंबर मुझसे कह रहा है कि वो मुझे हराएगा, मेरी आर्मी से तो लड़ो पहले। लेकिन तभी डेड देखता है कि आस्था ने पहले ही उसकी पूरी आर्मी को निपटा दिया होता है। एंड ये लड़की आस्था के पास आ जाती है। ये कैसे किया इस लड़के ने? मेरे ज़ॉम्बीज़ को इसने कैसे मार दिया? क्योंकि असल में आस्था की स्वॉर्ड एंटी मैजिक होती है और ये ज़ॉम्बीज़ तो बाने मैजिक के ही हैं, इसीलिए ज़ॉम्बीज़ आस्था के सामने कुछ भी नहीं थे। चिंता मत करो बच्ची, मेरे रहते ये तुम्हें छू भी नहीं सकता। अच्छा, मैं समझ गया तुम कौन हो। तुम वही हो ना जिन्होंने आइस को हराया था, एक मैजिकलेस लूजर जिसके पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। एंड आस्था डेड की तरफ अपनी तलवार लेके भागता है, लेकिन तभी डेड अपने 4 सुपर सोल्जर में से एक सोल्जर को समन कर देता है। बाहर आओ सोल्जर नंबर 4, जिसका नाम जिम्मी होता है। एंड जिम्मी का अटैक आस्था को लग जाता है। जिम्मी के पास मैजिकल पॉइजन की पावर होती है जिससे आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स इन सब को मार रहे होते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ होते तो बहुत ज्यादा हैं बट बहुत वीक भी होते हैं। नोजल सोचता है आखिर इन अटैक्स का मतलब क्या है? इन वीक ज़ॉम्बीज़ के साथ ये कभी क्लोवर किंगडम पे कब्जा नहीं कर सकता। कहीं इन लोगों का मकसद हमें बिजी रख के हमारे किंग को तो किडनैप करना नहीं है। और इसी के साथ ही आज का पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।